Assalamualaikum. My name is Baktabar Safdar, advocate of the High Court and member of the prison of the committee. Today we discuss our topic of the निकाहनामा। अच्छा, निकाहनामा एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो कि हर फैमिली में फैमिली में कहीं ना कहीं पे साइन किया जाता है किसी ना किसी एज में। लेकिन बदकिस्मती से हम ये कह सकते हैं पाकिस्तान में काफ़ी आवाम होगी जिसे निकाहनामे के बेसिक क्लॉज के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती है, जो जिससे लड़की के लिए कोई राइट क्रिएट होता है तो उस पर इन लोग स्लैश लगा दिया जाता है, और जहाँ पे कोई लड़के का भी कोई राइट क्रिएट हो रहा है वहाँ पे भी स्लैश लगा दिया जाता है। उससे फिर तरीके से पूर्ण नहीं किया जाता। इसके क्या रीज़न है? इसके पीछे बहुत सी रीज़न होती है कि आया उस चीज़ से वो यूटिलाइज ना कर सके, अपनी चीज़ में बेनिफिशियल नहीं लेके जा सकती हो, तो उस वजह से उससे क्रॉस कर दिया जाता है। लेकिन एज ए एडवोकेट मैं यही एडवाइस करूंगी, बेशक वो लड़का हो या लड़की हो, जब भी निकाहनामा साइन करें तो उसके तमाम क्लॉज को फिल करें। कुछ ना कुछ उसमें जो भी आपको उस टाइम लगता है कि आया मेरे लिए बेनिफिशियल रह सकता है मुस्तकबिल में, उस चीज़ को वहाँ पे फिल लाजमी करवाना चाहिए। तो आज हम इसी चीज़ पे थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। ज़्यादा तो डिटेल पे नहीं जाएंगे, मुख्तसरी तौर पे करेंगे ताकि जो बेसिक नॉलेज है वो लोगों को प्रोवाइड हो सके। जैसे कि निकाहनामा एक अहम डॉक्यूमेंटेशन है जिसके बारे में ज़्यादातर पाकिस्तानी अवाम को नॉलेज नहीं होती, उसके बेसिक क्लॉज के बारे में। लेकिन बदकिस्मती ज़्यादा लड़कियों को इस चीज़ की नॉलेज नहीं होती। लड़कों को फिर भी कहीं ना कहीं इसके मुतालिक कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन लड़कियों को इस बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं होती। कुछ दिनों में हमारे पास 3-4 केसेस आए, तो मैंने सोचा चलो आज इस पर थोड़ी सी हम मुख्तसर वीडियो बनाते हैं ताकि जो लड़का और लड़की के राइट निकाहनामे के तहत क्रिएट होते हैं उन लोगों को उसके मुतालिक अपनी तमाम इंफॉर्मेशन हासिल हो सके। जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया है कि निकाहनामा जो होता है एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है। एक जैसे कि कोई भी हम लोग कॉन्ट्रैक्ट फाइनेंशियली करते हैं, बिजनेस तौर पे करते हैं, तो वो किसी ना किसी लॉ के तहत होता है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के तहत होता है। उसकी जो क्लॉज होती है उसके तहत ही हम लोग अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस को दोनों पार्टी क्रिएट करती है। इसी तरह जो निकाहनामा है वो भी मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1964 के तहत ही क्रिएट किया जाता है। उसके जो रूल नंबर है 8 और 10 उसके तहत है जो इस निकाहनामे को क्रिएट किया जाता है, जिसमें लड़का लड़की साइन करके हस्बैंड एंड वाइफ के रिश्ते में दाखिल होते हैं। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो निकाहनामा है इसमें कितने क्लॉज होते हैं। अगर इसकी क्लॉज की बात की जाती है तो इसमें 25 क्लॉज होते हैं। तो आज हम स्टेप बाय स्टेप थोड़ा बहुत मुख्तसर तौर पर डिस्कस करेंगे और इसके बारे में थोड़ी सी अवेयरनेस हासिल करेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्लॉज नंबर 1। क्लॉज नंबर 1 में क्या होता है? तो क्लॉज 1 में सिंपली ये डिफाइन किया होता है जहाँ पे भी शादी हो रही होती है उसके वार्ड का नाम होता है, यूनियन का नाम होता है, यूनियन ले लें या टाउन ले लें, उसमें डिस्कस किया जाता है। थर्ड में तहसील या थाने को डिस्कस किया जाता है, और उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट। फर्स्ट क्लॉज में इस चीज़ को डिफाइन किया जाता है। जो जो चीज़ें होंगी आप इजीली तौर पे इसको डिफाइन कर देंगे, अपने वार्ड का नाम बता देंगी क्या हो रहा है, उसके अलावा तहसील या टाउन के बारे में बताएंगी, थाने के बारे में बताएंगे, और डिस्ट्रिक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन फुल की जाती है। अच्छा, क्लॉज नंबर 2 की बात करते हैं। क्लॉज नंबर 2 हमें क्या डिफाइन करता है, इसमें क्या चीज़ें आती हैं। क्लॉज नंबर 2 में जो होता है, जो लड़का होता है जो कि दूल्हा बन रहा होता है उसका नाम, उसके वालिद का नाम, और जहाँ पे वो रिहाइश पजीर होगा मुस्तकिल तौर पर जहाँ पे भी रह रहा होगा उस चीज़ को वहाँ पे फिल किया जाता है। क्लॉज नंबर 2 में इस चीज़ों को डिफाइन किया जाता है। क्लॉज नंबर 3 की बात करते हैं तो क्लॉज नंबर 3 में जो होता है लड़के की उम्र बताई जाती है और तारीख पैदाइश। उम्र जितनी भी होगी 20, 25, 26 डिपेंड। और उसके अलावा जो तारीख पैदाइश होती है उसमें पहले उसकी डेट आती है, फिर मंथ को डिफाइन किया जाता है, फिर ईयर को डिफाइन किया जाता है। क्लॉज नंबर 3 में डिफाइन किया जाता है। अच्छा, उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्लॉज नंबर 4 क्या है। क्लॉज नंबर 4 में जो देखा जाता है उसमें लड़की की डिफाइन किया जाता है जो कि दुल्हन बन रही होती है। जैसे दुल्हन का नाम दिया जाता है, ब्राइड का नाम दिया जाता है, तो उसमें ब्राइड का नाम लिखा जाता है, दुल्हन का नाम, उसके वालिद का नाम, और जो जहाँ पे भी रिहाइश पजीर है उस चीज़ को तरीके से डिफाइन किया जाता है, उसमें रिटन फॉर्म में लिख देते हैं ये चीज़ें हैं। अच्छा, उसके बाद क्लॉज नंबर 5 की बात करते हैं तो क्लॉज नंबर 5 कि अगर हम लोग डिस्कशन में बात करी जाती है तो उसमें यह होता है कि आया लड़की मैरिड है कि अनमैरिड है, इन चीज़ों को डिस्कस किया जाता है। दैट मीन लड़की अनमैरिड है, कवारी, तो वो बताया जाएगा। अगर तलाक याफ्ता है तो उस चीज़ को डिस्कस किया जाएगा, आएगी कि तलाक याफ्ता है। अगर बेवा है तो उस चीज़ को मेंशन करना नेसेसरी है। मतलब तीनों में से जो भी लड़की का स्टेटस होगा उसे उस चीज़ पे लाजमी मेंशन करना ज़रूरी होता है। इसके पीछे बहुत सी सर्कमस्टेंस होती है। इसमें ये हो सकता है कि लड़की का हक मैरिज के तहत तय किया जाता है ताकि मुस्तकबिल में ये ना हो कि हमारे साथ फ्रॉड हो गया था। समटाइम लोगों को पता होता है कि बेवा विवाह है, लेकिन बाद में चीज़ें देते हैं, नहीं हमें तो नहीं पता था, तलाक याफ्ता है, बाद में कहते हैं हमें तो नहीं पता, इस वजह से हम डिवोर्स प्रोनाउंस करें। तो लाजमी तौर पे लड़की का जो भी स्टेटस होता है इस चीज़ से रिलेटेड उसको लाजमी तौर पे मेंशन करना ज़रूरी होता है। इस क्लॉज में आया 5 में कि आया लड़की का स्टेटस क्या है। उसके बाद क्लॉज नंबर 6 में जो लड़की के
उम्र बताई जाती है कि वो कितने ईयर की है, और साथ में तारीख पैदाइशी क्लॉज नंबर 6 में डिफाइन किया जाता है कि आया लड़की इतने साल की है, इतने साल के मतलब पहले डेट आ गया, फिर मंथ आ गया, फिर ईयर आ गया, इन तीन चीज़ों को मेंशन किया जाता है ताकि मुस्तकबिल में किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो सके, इस बेस पे कोई तलाक का या किसी झगड़े का या किसी और मुद्दे को क्रिएट ना किया जा सके, इसलिए यहाँ पे वाज़ेह तौर पे मेंशन कर दिया जाता है क्लॉज नंबर 6 में। अच्छा, क्लॉज नंबर 7 की बात करते हैं कि आया क्लॉज नंबर 7 में ऐसी क्या चीज़ आती है। क्लॉज नंबर 7 में सिंपली अगर दुल्हन की तरफ से कोई वकील मुकर्रर किया जाता है, जैसे कि सबको पता है कि दुल्हन की तरफ से कोई ना कोई एक वकील मुकर्रर किया जाता है, तो उस वकील का नाम, जो वकील मुकर्रर किया जाता है, वकील मुकर्रर से मुराद कोई ऑफिशियली वकील नहीं, वकील मुराद ये होता है कि कोई भी इसका वली हो सकता है, कोई भी इससे रिलेटिव हो सकता है, तो उसको हम हैजा उस टाइम निकाह के वक्त लड़की का वकील मुकर्रर करते हैं, जिसमें उस वकील का नाम, जो शख्स होगा उसका नाम, दैट मीन वकील से कंसिडर किया जाएगा, उसके वालिद का नाम, और जहां पे भी वो रह रहा होगा उसकी रिहाइश, और तीसरा उसका लड़की के साथ क्या ताल्लुक है, उस चीज को क्लॉज नंबर 7 में तफसील से बयान किया जाता है और उसको इन रिटर्न लिखा जाता है। अच्छा, क्लॉज नंबर 8 में क्या होता है। क्लॉज नंबर 8 का ये होता है कि जो लड़की का वकील मुकर्रर कर रहे हैं उस सिलसिले में गवाह कौन है, तो उन गवाहों के नाम, उनकी वल्कियत और उनकी रिहाइश पजीर की जगह का जिक्र किया जाता है क्लॉज नंबर 8 में, और उनके उसकी तरफ से जो किया जाता है 9 में, सॉरी, उस चीज़ को जिक्र किया जाता है और उसको गवाह के लिए जाता है। उसके बाद गवाह नंबर, क्लॉज नंबर 10 की बात करते हैं। क्लॉज नंबर 10 में क्या आया, अगर दूल्हे की तरफ से कोई भी वकील मुकर्रर किया जाता है तो उसका नाम, उसके वालिद का नाम, उसकी मलकियत, जो उसकी जहाँ पे रहायश पजीर होगा उस चीज़ को तरीके से डिफाइन किया जाता है। लेकिन ऐसा होता है बाज़ दफ़ा जो क्लॉज नंबर 10 और 9 है इस चीज़ को कंसिडर नहीं करते, उस पर सिंपली लाइन क्लोज कर दी जाती है, क्या नहीं हमें कंसिडर ही नहीं करना, जबकि अगर क्लॉज बनाया गया दैट मीन उसका कोई ना कोई मकसद है, कोई ना कोई पर्पस है। तो जब भी आप निकाह करें तो इस क्लॉज को सिर्फ लेंथ हैश मत कर दिया करें, लाजमी फिल करें। इतने रिश्तेदार उस वक्त निकाह शादी के वक्त मौजूद होते हैं, तो कोई भी रिश्तेदार जो होते हैं उस वक्त वकील मुकर्रर हो सकता है, उसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। और साथ में अब जैसे पता रिश्तेदार है तो उनको अपना नाम बताने में, वलीद बताने में, रिहाइश बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इवन दूसरे लोगों को भी पता ही होता है कि क्या है और क्या नहीं है, तो इस चीज़ को प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है। तो मेरी यही एडवाइस होगी, जब भी अब शादी कंसीडर की जाती है तो लाजमी तौर पर इस चीज़ को कंसीडर किया जाए कि इस चीज़ को क्लॉज नंबर 9 और 10 को लाजमी तौर पर फिल किया जाए, इसे हैजा स्लैश के तौर पर नहीं छोड़ देना चाहिए। अच्छा, क्लॉज नंबर 11 की बात की जाती है तो क्लॉज नंबर 11 भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, एक अहमियत का महत्वपूर्ण क्लॉज है। क्यों? क्योंकि इसमें बताया जाता है जो शादी है उनके गवाहों के नाम लिखे जाते हैं कि आया कौन से गवाह हैं। तो इसमें जो जो भी गवाह होंगे उनका नाम, उनके वालिद का नाम, और जहाँ पे भी वो रिहाइश पजीर होंगे उस चीज़ को रिटर्न लिखा जाएगा। और उसके बाद ही नीचे लिखा जाता है गवाह नंबर 1, गवाह नंबर 2। ये क्लॉज नंबर 11 में तफसील से बयान किया जाता है और इसको लाजमी तौर पे फिल करना चाहिए क्लॉज नंबर 11। अच्छा, क्लॉज नंबर 12 की बात करते हैं कि क्लॉज नंबर 12 ऐसा क्या है और उसमें क्या चीज़ें डिस्कस की गई है, थोड़ा सा इस चीज़ पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अच्छा, क्लॉज नंबर 12 की जो बात की जाती है उसमें सिंपली लिखा जाता है शादी को अंजाम पाने की तारीख क्या है, मतलब जिस दिन ही आपकी शादी हो रही होती है सिर्फ सिंपली उस दिन को मेंशन किया जाता है। पहले डेट आ जाती है, जिस भी डेट को हो रही हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल 12 को हो रही हो, उसके अलावा मंथ कौन सा है, जैन का लगा लीजिए, और ईयर जो होगा, जो ईयर 2025 चल रहा है उसी को कंसीडर कर देते हैं, 2025 हो गया। तो इस चीज़ को सिंपली तौर पे मेंशन किया जाता है, लेकिन एट द टाइम ऑफ द निकाह इस चीज़ को मेंशन करवाना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा होता है कि समटाइम हम लोग चीज़ फिल नहीं करते, बाद में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि खुदा ना खासा हस्बैंड की किसी तरह डेथ हो गई, तो अब जब ऐसी बात है विरासत का कोई ना कोई टॉपिक आता है तो लड़की को निकाह की डेट मेंशन होना जरूरी है। अगर वो आफ्टर डाल देते तो कहेंगे कैसे पॉसिबल है, लड़का तो पहले ही मर चुका है, अब आप इसकी वाइफ कैसे हो सकती हैं। तो इस चीज़ को लाजमी तौर पर ऑन द टाइम आपको फिल करना जरूरी होता है। समटाइम मेरे सामने एक ऐसा केस भी आया था जिनमें सब कुछ लिखा हुआ था, लेकिन जो है वो तारीख अंजाम पाने की तारीख ही मेंशन नहीं थी और लड़के की डेथ हो गई, और उनके ससुराल वालों ने क्या किया कि प्रीवियस डेट जब हस्बैंड की डेथ होगी उसके 2 मंथ के बाद की डेट जो है निकाहनामे में मेंशन करवा दी थी, जिसकी वजह से वो तो हैज अ वाइफ उसकी कंसीडर हो ही नहीं सकती है। तो इस चीज़ को आप लाजमी तौर पर केयरफुली तौर पर फुल एंड फिल किया जाता है। अच्छा, क्लॉज नंबर 13 की बात करते हैं कि क्लॉज नंबर 13 हमसे क्या कहता है और क्या जरूरी है। क्लॉज नंबर 13 निकाहनामे का बहुत ही अहम एक टॉपिक है, एक अहम क्लॉज है। इसको बहुत ही केयरफुली तौर पर स्टैम्प फिल करवाना, जो भी उसके वली होते हैं दुल्हन के, जो भी उसका हैज़ अ गार्डियन होता है या जो भी वकील मुकर्रर होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस चीज़ को बहुत ध्यान से फिल करवाना चाहिए। उसमें होता है कि हक महर की रकम क्या है। हक महर की रकम जो होती है
उसको वाज़ह किया जाता है और वो डिपेंड करती है मुख्तलिफ सर्कमस्टांस में मुख्तलिफ तरीके कार पर हो सकती है। लड़की कितनी एजुकेटेड है, लड़की के बैकग्राउंड में क्या हक महर की रस्म चल रही है, लड़कों के हाँ क्या रस्म चल रही है, तो उस तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हक महर की रकम को तयन किया जाता है। ऐसे नहीं है कि लड़के के यहाँ बहुत क्लासी एक हक महर की रकम निकल के आ रही है और इस टाइम जो है निकाहनामे में जो रकम है वो बिल्कुल माइनर से लिख दी जाए। नहीं, ये अल्लाह पाक ने लड़की को कुरान मजीद सूरह अल बकरा के तहत भी हक महर का हक औरत को दिया हुआ है और ये हस्बैंड की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि एट ए टाइम ऑफ द निकाह जो आप हक महर दे रहे हो वो एक अच्छे वे में उसकी लड़की की फाइनेंशियल कंडीशंस को, उसकी जो भी क्वालिटी है उसको मद्देनजर रख के तय किया जाता है। अच्छा, क्लॉज नंबर हम लोग 14 की बात करते हैं। क्लॉज नंबर 14 क्या है और ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है। इसमें डिफाइन किया जाता है कितना हक महर मौजल है, कितना गैर मौजल है। समटाइम यहाँ पे बहुत फ्रॉड हो जाते हैं आफ्टर जब डिवोर्स प्रोनाउंस की जाती है ना, तो इस चीज को लेके बहुत प्रॉब्लम होती है। तो क्लॉज नंबर 14 को भी जब भी आप निकाह कर रहे हो, जो भी उनके वली हो, गार्डियन हो, जो भी एज एडवोकेट मुकर्रर उसका वकील हुआ वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अगर कोई भी हक महर मौजिल और गैर मौजिल है उससे वाजिया तौर पे लिखा जाए। ये नहीं कोई बस दे दे लिख देते हैं हम घर जाके दे देंगे, नहीं। अगर एट अ टाइम ऑफ द निकाह दिया गया है तो उसको उस वक्त मेंशन करें, अगर नहीं दिया गया तो बिल्कुल भी मेंशन करने की जरूरत नहीं है कि बाद में दे दिया जाएगा। इस तरह से बेचारी जो लड़की होती है उसकी हक तलफी हो जाती है। तो काइंडली मेरी उनसे ये जरूर रिक्वेस्ट है जो भी शादी के टाइम पर लड़का लड़की की तरफ से होते हैं उस चीज को वाज़े तौर पे देखे कि आया जितना हक मौजल और गैर मौजल है उसको वाज़े अल्फाज में डिफाइन किया जाए कि इतना मौजल है इतना गैर मौजल है, वाज़े अल्फाजों में इसको रिटर्न 2 मिनट तो लिखते हैं सिर्फ वैल्यू लिखने में कि यार इतना गोल्ड है, इतना अमाउंट है या इतना कुछ भी दिया जा रहा है। उसके अलावा हम लोग क्लॉज नंबर 13 के बाद हम क्लॉज नंबर 14 में बता दिए कि कितना मौजूद है कितना गैर मौजूद है। अच्छा, उसके बाद हम लोग 15 की बात करते हैं कि आया कि कुछ हिस्सा शादी के मौके पर अदा किया गया, जैसे कि मैंने प्रीवियस बताया 14 के कितना मौकिल है कितना गैर मौजूद है, मौजिल और गैर मौजिल है सॉरी, तो उस चीज को कंसिडर किया। जैसे तरह अगर कोई हक महर की रकम अदा की है, जैसे कि 10 तोला गोल्ड होता है तो 5 तोला गोल्ड एट द टाइम ऑफ द निकाह दिया है कि नहीं दिया, इस चीज को मेंशन किया गया होगा। तो बताना, तो क्लॉज नंबर 15 में बताना नेसेसरी होता है कि आया इतना हिस्सा जो हक महर का था वो एट टाइम ऑफ द निकाह पे कर दिया, बाकी बाद में किया जाएगा। लेकिन ऐसा बदकिस्मती से हम ये कह सकते हैं कि ऐसा बहुत दफा होता है कि दिया नहीं जाता लड़की को हक महर का, जो भी गोल्ड लिखवाया जाता है, अमाउंट लिखवाया जाता है, सिल्वर कोई भी प्लांट वगैरह कुछ भी लिखा जाता है, एट टाइम निकाह दिया नहीं जाता, लेकिन लिख दिया जाता है कि है, नहीं तो स्लैश डाल दी जाती है। गलत चीज, ऐसा नहीं किया जाता। जो भी चीज अगर आपने लिखवाई है तो आपको बताना नेसेसरी होता है कि आया क्लोज नंबर 16 में ये चीज मेंशन की जाए। अच्छा, उसके बाद 17 क्लोज नंबर 17 में देखते हैं कि क्या है। 17 की बात करते हैं, 17 में क्या है जिसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अगर 17 में देखा जाए तो कोई भी स्पेशल कंडीशंस पे डिफाइन की है इस्लाम ने। अगर ये राइट निकाहनामे में इनपुट किया है दैट मीन्स की कोई ना कोई तो वजह होगी, इसके पीछे कुछ ना कुछ तो हिस्ट्री होगी जिसकी वजह से निकाहनामे में क्लॉज नंबर 17 को मेंशन किया गया। अगर इसकी वैल्यू ही ना होती तो जाहिर सी बात है इस चीज को निकाहनामे में नहीं किया जाता। लेकिन बहुत दफा ऐसा होता है कि हम मौलवी की तरफ से बोल सकते हैं, घर वालों की बोल सकते हैं, लड़के की तरफ से या लड़की उसको स्लैश डाल दिया जाता है, गलत किया जाता है। अगर कोई भी स्पेशल कंडीशन एट द टाइम ऑफ द निकाह लिखी गई है या कुछ भी है तो उस चीज को मेंशन किया जाए। ये बोल देते नहीं हमने मान ली ना, आपने क्या हमने मान ली, इसमें लिखने की क्या जरूरत है, लेटर भी कर देते, गलत किया जाता है। अगर कोई भी स्पेशल कंडीशन है तो उस चीज को निकाहनामे में लिखना नेसेसरी है इन रिटन फॉर्म, क्योंकि एक हमारे पास एक डॉक्यूमेंटेशन एविडेंस आ जाती है जिसके तहत हम लोग कुछ ना कुछ आगे कर सकते हैं। तो खास कंडीशन क्या हो सकती है, खास कंडीशन कुछ भी हो सकती है, किसी के शादी के रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन हो सकती है, क्या लड़की जॉब करेगी उसके रिलेटेड कोई चीज हो सकती है 17 में। उसके अलावा कि किसी किस्म की कोई भी कंडीशन हो सकती है, वो डिपेंड करता है दोनों पार्टी की अपनी म्यूचुअल कंसेंट पे या लड़की के इंडिविजुअल पे कि वो आगे स्पेशल कंडीशन रखवाना चाहती है तो उस चीज को लाजमी तौर पे मेंशन करना जिम्मेदारी होती है। अच्छा, उसके अलावा क्लोज नंबर 18 बहुत अहम होता है। क्लोज नंबर 18 जिस पे भी सिंपली तौर पे हम ये कह सकते हैं उस पर स्लैश कर दिया जाता है, उस पर कुछ भी हैजा रिटन फॉर्म में नहीं लिखा जाता। 99% में कह सकती हूँ निकाहनामे ऐसे होंगे क्लोज नंबर 18 है जिस पे स्लैश मारा जाता है। क्यों, आई डोंट नो कि ऐसा क्यों किया जाता है, जबकि उसमें सिंपली तौर पर लिखा हुआ है कि आया आपके हस्बैंड ने तलाक का हक अपनी वाइफ को तखूस किया है कि नहीं किया, डेलीगेशन ऑफ द राइट ऑफ द डिवोर्स वाइफ को दिया है कि नहीं दिया गया, उसमें स्लैश दिया। अगर दिया गया तो फिर किन शराइत पे दिया गया, इस क्लॉज नंबर 18 में वाजिया तौर पे मेंशन किया गया है। लेकिन बदकिस्मती से क्लॉज नंबर 18 और 17 को हम ये कह सकते हैं कि इस पर सिंपली तौर पर स्लैश मार दिया जाता है और कह दिया जाता है
नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन को हम देखते हैं। अच्छा, क्लॉज नंबर 18 के बाद हम बात करते हैं कि क्लॉज नंबर 18 क्या है और क्यों इतना इंपॉर्टेंट है आता है कि आया शोहर के तलाक पर किसी किस्म की कोई पाबंदी लगाई गई है। अगर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि हस्बैंड की तरफ से तलाक की शरह काफी इंक्रीज होती जा रही है, तो ये लाजमी क्लॉज नंबर 18 जो है ना, इस चीज को कंसिडर किया जाए 19 को, कि आया के शोहर के हक के राइट को लिमिटेड किया गया है कि नहीं। तो लाजमी करना चाहिए कि वो किन कंडीशन में तलाक दे सकता है, किन कंडीशन में तलाक नहीं दे सकता, इस चीज को वाजिया तौर पर मेंशन करना जरूरी होता है। अच्छा, उसके अलावा क्लॉज नंबर 19 में कि शोहर के तलाक के किसी किसी में पाबंदी तो नहीं लगाई, वो मेंशन कर दिया। अच्छा, क्लॉज नंबर 19 पे आता है कि आया शोहर की तरफ से नान नफे को लेकर, मतलब मेंटेनेंस, जो लड़की की मेंटेनेंस मंथली होती है उससे लेकर कोई भी एग्रीमेंट बनाया गया है, कोई बनाया गया तो जो उसके कंटेंट होंगे वो लाजमी तौर पर डिफाइन करना जरूरी होते हैं। क्लॉज नंबर 19 में जो भी आपने एग्रीमेंट बनाया होगा नान नफके को लेकर, जो कि एक इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं कहती हूँ कि लाजमी तौर पे आपको प्रिपेड लाजमी से, आजकल का जिस तरह का दौर चल रहा है, आपको ये चीज लाजमी तौर पर बनानी चाहिए कि नान नफके को, मेंटेनेंस को लेकर जो लड़की का मंथली होता है वो हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इस्लाम के तहत भी, कानून के तहत भी, कि वो उसके हक महर की रकम को पे करे। तो उसको एक एग्रीमेंट लाजमी बनवा लेना चाहिए और उसके थोड़े से जो कंटेंट होंगे ना उसको क्लोज नंबर में लाजमी तौर पर जो क्लॉज नंबर 20 है उसमें लाजमी तौर पे वाजिया तौर पे मेंशन थोड़ा बहुत जो उसकी चीजों होंगी बताएंगे। अच्छा, इसके अलावा ये है कि आया क्लॉज नंबर 21 की बात करते हैं कि क्लॉज नंबर 21 क्या है और क्यों है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आया कि लड़का पहले से शादीशुदा है, अगर शादीशुदा है तो उसके बारे में भी बताना जरूरी है कि उसने मुस्लिम फैमिली ऑर्डिनेंस 1964 के तहत जो है आर्बिट्रेटर सलासी कौंसल आर्बिट्रेशन की तरफ से एक इजाजतनामा लिया है कि नहीं लिया, इस चीज को मेंशन करना जरूरी होता है। मतलब बात ऐसा होता है कि नहीं लोग लेते इस चीज को, मतलब बहुत इजीली वो कैजुअली छोड़ देते, जो कि एक गलत चीज है, दूसरी लड़की के साथ हक तलफी होती है, तो इस चीज को मेंशन करना भी बहुत जरूरी होता है। अच्छा, इसके बाद क्लॉज नंबर 22 की बात करते हैं। क्लॉज नंबर 22 हमें क्या करता है कि आया जो हमने एप्लीकेशन दी तो अगर आर्बिट्रेशन की तरफ से उसने परमिशन ली है तो उस परमिशन में जो नंबर और तारीख है उसे निकाह नंबर क्लॉज नंबर 22 में लाजमी तौर पर डिफाइन करना नेसेसरी होता है। उसके अलावा क्लॉज नंबर 23 की बात करते हैं, उसमें क्या, उसमें सिंपली तौर पर जो भी निकाह ख्वाह जो कि निकाह पढ़ा रहा होता है उसका नाम, उसके वालिद का नाम और जो उसकी रहायश पजीर जगह होगी उस चीज को डिफाइन करके सिंपली तौर पर बयान कर दिया जाता है। उसके अलावा जो शादी रजिस्टर करवाने की तारीख है उसको मेंशन किया जाता है क्लॉज नंबर 24 में। क्लॉज नंबर 24 में सिंपल ये जब शादी रजिस्टर करवाई जाती है अपने एरिया के लिहाज से होता है तो उस चीज को मेंशन कर दिया जाता है। उसके अलावा क्लॉज नंबर ये 25 की बात की जाती है तो फीस और रजिस्ट्रेशन अदा की गई होंगी वो बताया जाता है। सिंपली तौर पे 25 क्लोज होते हैं जो कि निकाह नामे के होते हैं, जिनको मेरी तरफ से एडवाइस है सबको कि तमाम के तमाम क्लोज को फिल करवाना नेसेसरी होता है। अच्छा, उसके बाद फिर नीचे आते हैं तो उसमें पहले एक साइड पे दूल्हे के दस्तखत होते हैं, दूसरी साइड में जो होते हैं दुल्हन के दस्तखत होते हैं और साथ ही फिर उनके दूल्हे और दूल्हे के साथ के जो वकील होते हैं उनके दस्तखत हुए हुए होते हैं, गवाह नंबर 1 गवाह नंबर 2। और उसके अलावा फिर इसके नीचे जो होते हैं वो जो शादी के गवाह होते हैं उनके साइन दोनों के गवाह नंबर 1 गवाह नंबर 2 होते हैं। उसके अलावा निकाह ख्वाह होते हैं उनके दस्तखत होते हैं, उसके साथ ही निकाह रजिस्टर जहां से करवाया जाता है वहां पे उनके साइन और उनकी स्टैंप होती है। तो इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए अपने निकाह नामों को लाजमी तौर पर फिल करवाने चाहिए। दैट मीन अगर निकाह नामे के क्लोज जो 25 है तो 25 को फिल करवाना चाहिए, किसी भी तरह से उन्हें खाली नहीं छोड़ना चाहिए, स्लैश नहीं लगानी चाहिए। स्पेशली जब हमें देखा जाता है क्लोज नंबर 17 और 18 जो कि लड़की के हक के बारे में बात करते हैं कि अगर कोई स्पेशल कंडीशन है तो, और अगर हस्बैंड अपनी वाइफ को तलाक का हक डेलीगेट किया गया तो इन दोनों चीजों को लाजमी तौर पे फिल लाजमी करवाना चाहिए। जो भी लड़की की साइड से हो, वली हो, वकील हो, गार्डन हो, ये उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। उसके अलावा क्लोज नंबर 13 की बात करते हैं हक महर की, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लोज है। और उसके अलावा 14 भी बहुत है, कितना मौजल कितना गैर मौजल, और 15 जिसमें वाज़ेह तौर पे मेंशन किया जाता है आया हक महर की रकम इतनी थी और इतनी हमने पे कर दी है, तो ये लाजमी तौर पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उस चीज को निकाह नामे पे उस एट अ टाइम लाजमी तौर पर लिखवाया जाए। उम्मीद करती हूँ जितनी भी क्वारीज थी इस चीज को लेके लड़कियों को काफी हद तक क्लियर हो गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है तो आप इनबॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल मैं उसका आपको रिप्लाई दे दूंगी। खुदा हाफिज।